तो नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के ऊर्जा संसाधन का रिवीजन करेंगे। फटाफट सारे चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ऊर्जा संसाधन शब्द आता है दोस्तों, हमारे दिमाग में पहला बात आती है ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ कार्य किससे करवाना है? मशीनों से करवाना है। किससे करवाना है? मशीनों से। और आपको पता है मशीन चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीन को चला के आप क्या चलाते हैं? उद्योगों में मशीनें चलती नहीं चलती? ठीक, जैसे कपड़ा उद्योग चलाना है तो आपको पावर लूम चलाना पड़ेगा, तो विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये विद्युत ऊर्जा कैसे पैदा होती है? ये टरबाइन को चलाने से पैदा होती है। टरबाइन को चलाने से क्या होता है? उसमें गतिज ऊर्जा आती है और जनरेटर उससे विद्युत ऊर्जा बना देता है। अब सवाल ये पैदा कर होता है कि टरबाइन को घुमाने का कार्य करता कौन है? मैंने कहा जल करता है, वाटर करता है। अगर वाटर उस काम को कर रहा है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मिलेंगे। और अगर स्टीम उस काम को कर रही है तो पहले स्टीम बनाओगे। स्टीम कैसे कैसे बना सकते हो? आप कोयले से बना सकते हो और गैस से बना सकते हो। इन्हें थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और अगर वो स्टीम आप नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करके कर रहे हो तो उसे एटॉमिक पावर प्लांट बोलते हैं। वही टरबाइन को चलाने का काम अगर विंड करे तो उसे उसे विंड एनर्जी कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी और यहां तक बेसिक समझ में आ जाते हैं। तो अब हम अगली बात पे चलते हैं और हमने पढ़ा था परंपरागत, हमारा क्लासिफिकेशन है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। दोस्तों हम जानते हैं परंपरा किसे कहते हैं। परंपरा जो लंबे समय से बनी हुई है उसे परंपरा कहते हैं। तो ठीक वैसे ही मैं इन दोनों का अंतर करूंगा कि जो लंबे समय से प्रयोग हो रहे हैं, लंबे समय का मतलब क्या है? जो 1750 में भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, वो थर्मल पावर जो यूज की थी, बस वहीं से मान लो लगभग लगभग मोटा आइडिया। हालांकि बहुत पहले से भी इन चीजों का उपयोग हो रहा है, मोटा मोटा आइडिया की बात कर रहा हूं। तो जो लंबे समय से प्रयोग हो रहे हैं वो परंपरागत, लेकिन जो सिर्फ पिछले 2-3 दशक यानी 20-30-40 साल से भारत में प्रयोग हो रहे हैं वो गैर परंपरागत। जो परंपरागत है उनके स्रोत सीमित है, क्योंकि दोस्तों कोयला कोयला प्राकृतिक गैस, ये जब कार्बोनिफेरस और गोंडवाना में, ये क्या है आप इनके लिए विस्तृत कक्षाएं देख लें। कार्बोनिफेरस और गोंडवाना में बने थे तो लिमिटेड है, जब एक बार उनको निकाल दोगे तो इनके स्रोत सीमित है। अब इनको उपयोग करने की तकनीक, किसको? परंपरागत को प्रयोग करने की तकनीक सस्ती और सुलभ होती है। कोयला जला लो, भाप बढ़ा लो और ऊर्जा पैदा कर लो। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है कि इससे प्रदूषण की समस्या हो रही है। और दोस्तों इस प्रदूषण की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती है। इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से आपको पता है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और आपको पता है इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की समस्या पैदा हो रही है। यहां तक समझ गए होंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत दोस्तों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत मेनली अनवीकरणीय होते हैं, लेकिन जल विद्युत उसमें नवीकरणीय में आता है। क्योंकि दोस्तों हमें जल चक्र के माध्यम से वापस से प्राप्त हो जाता है कि समुद्र से भाप बनती है, ये जल स्रोतों से भाप बनती है, बादल बनता है, बारिश होती है, वापस नीचे आ जाता है, हिमनदों से पिघल के आ जाता है। इस तरह से ये रहता है। इसलिए जल विद्युत परंपरागत होने के बावजूद नवीकरणीय में है। गैर परंपरागत की बात करें तो दोस्तों हम बात कर चुके, सामान्यतः गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय होते हैं, लेकिन कोल बेड मिथेन गैर परंपरागत है। कोल बेड मिथेन, कोयले के दो बेड यानी संस्तरों के बीच में जो मिथेन पाई जाती है उसे कोल बेड मिथेन कहते हैं। और दूसरी शेल गैस यानी चट्टानों के बीच में जो गैस मिलती है उसे शेल गैस कहते हैं। ये दोनों का अंतर हुआ। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं? ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, एक स्रोत के आधार पर और दूसरा पुनः प्रयोग के आधार पर, कि वापस यूज कर सकते होगे। स्रोत के आधार पर भी मैंने अंतर बताया, परंपरागत और गैर परंपरागत। जो लंबे समय से उपयोग कर रहे हो, आपको पता है लंबे समय से हम टरबाइन चला रहे हैं, जल विद्युत, ताप विद्युत, जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम और गैस आधारित, ये परंपरागत है। लेकिन आपको पता है सोलर एनर्जी, आपको पता है विंड एनर्जी, आपको पता है बायोमास, आपको पता है जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा, आपको पता है टाइडल एनर्जी, आपको पता है समुद्री तरंग यानी ओशियनिक वेव, आपको पता है समुद्र के ताप से ओटीईसी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर, शेल गैस, कोल बेड मिथेन, ये बाद में यानी ये गैर परंपरागत में। सामान्यतः जो परंपरागत स्रोत होते हैं, परंपरागत स्रोत होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। सामान्यतः परंपरागत अनवीकरणीय होते हैं, लेकिन जल विद्युत नवीकरणीय है, जो मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका। तो ये दोनों का हमारा अंतर हो जाता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि विद्युत उत्पादन भारत में हो रहा है। जून 2024 तक का देखा जाए तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार भारत में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता जो है वो 446 गीगावाट है। 446 गीगावाट को अगर मैं 100% मान लूं तो मैं देखता हूं कि इस 446 गीगावाट में ज्यादा कौन है? मैक्सिमम दोस्तों तापीय ऊर्जा है, उसके बाद में सौर ऊर्जा है, उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक है,
उसके बाद में विंड एनर्जी है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं मोटा-मोटा 55% है, ये 20% है, ये दोनों लगभग-लगभग 10 है, लेकिन जल ऊर्जा ज़्यादा ये है। इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। तप से, जब से ऊर्जा बढ़ती है, तप यानी ताप ऊर्जा, से यानी सौर ऊर्जा, ज यानी जल, प यानी पवन यानी पवन और पानी दोनों मैंने एक साथ लिखे, लेकिन जल ज़्यादा है। कितना परसेंट? 0.1%। ये पूरी स्थापित क्षमता में आपको पता है हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी बिजली पैदा करता है, सेंटर गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। इनमें ज़्यादा किसका है, कम किसका है? पूरा अगर 100% मानूं तो सबसे ज़्यादा उसमें, इसको आप याद रखने की ट्रिक कर सकते हैं, पीएससी यानी प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद में राज्यों का नंबर आता है और फिर केंद्र सरकार का आता है। परसेंटेज आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन सा कितना करता है। अब मैं बात करूंगा परंपरागत ऊर्जा संसाधन की। किसकी बात करूंगा? परंपरागत ऊर्जा संसाधन की। सबसे पहले मैं ऊर्जा के संसाधन को देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि इन सबका पहला प्लांट कब लगा था, फिर मैं देखूंगा जो हमारी कुल स्थापित क्षमता है कितनी, 446 गीगावाट, उसमें इनका कितना कितना अंश है, परसेंटेज के हिसाब से क्या है। फिर मैं देखूंगा मैक्सिमम पोटेंशियलिटी किन राज्यों में, यानी ज्यादा संभावना किन राज्यों में है, और प्रोजेक्ट हम आगे आगे एक एक में देखते हैं। पहला मैंने उठाया जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा मैंने बता ही दिया था कि टरबाइन को घुमाते हैं किससे, जल से, जिससे क्या होती है गतिज ऊर्जा, उसको जनरेटर किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। अगर मैं पहला संयंत्र ये करूं तो मैं इसको याद रखूंगा सिंद्रा समुद्रम, सिंद्रा समुद्रम, सिंद्रा समुद्रम, सिंद्रा यानी सिंद्रापोंग, समुद्रम यानी शिव समुद्रम। सिंद्रा को द्र से पकड़ लूंगा, ये दार्जिलिंग में है, समुद्र भारत में नीचे की तरफ यानी नीचे आएगा, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। ये हमारे पूरे हो जाते हैं। और एनएचपीसी और एनटीपीसी आप याद रखेंगे, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, दोनों ही 1975 में हुए हैं। इसमें याद रखेंगे सिंद्रा समुद्रम, इसमें याद रखेंगे हुसैन, हुसैन यानी हुसैन है हैदराबाद, है हुसैन है हैदराबाद, ऐसे आप याद रख लोगे। एनटीपीसी बनने के बाद में सिंगरौली के अंदर पहला संयंत्र 1977 में लगाया गया था। एनटीपीसी ने अपना पहला संयंत्र सिंगरौली में एमपी में लगाया था, क्योंकि यहाँ सिंगरौली में कोयला मिलता है, आप लोगों को पता है। अगर मैं जल विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की बात करूं तो आपको पता है जल विद्युत में दो टाइप के होते हैं, एक होता है लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक होता है स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लार्ज हाइड्रो की 10.5% है, मोटा मोटा आप 10% याद रखेंगे। अगर आप 446 का 10% निकालेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि पीछे से आप पॉइंट लगाएंगे तो मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि लगभग 45 गीगावाट है। लेकिन 0.5 और निकालेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, मोटा मोटा आप 47 गीगावाट याद रखेंगे। और स्मॉल की करेंगे तो आप इसका 1% निकालेंगे तो 4.4 गीगावाट मिलता है, फिर पॉइंट तो मोटा मोटा 5 गीगावाट याद रखेंगे। लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कितना परसेंट है, मोटा मोटा 10%। अगर आगे का जीरो हटा दूं तो 1% किसका, स्मॉल वाले का। अगर मैं पोटेंशियलिटी की बात करूं तो आपको पता है ये इंडिया है, हमें पता है इंडिया के अंदर ऊपर की तरफ ये जो राज्य है, यहाँ पर ऊपर वाले राज्यों के अंदर हमें पता है ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि हिमालय राज्य ऊंचाई ज्यादा है, नदियों में पानी भी रहता है, इसलिए मैं इसको याद रखता था जल विद्युत का ह्यूज पोटेंशियल। ह्यूज पोटेंशियल अगर आप भूल जाओ तो एच यानी हाइड्रो के लिए, ज यानी जल के लिए, एच यानी अब ह्यूज पोटेंशियल का है, जल विद्युत का है। जल विद्युत का किसके पास है, ब्रह्मा के पुत्र के पास है। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे ज्यादा नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र घाटी, और ह्यूज का मतलब हिमाचल प्रदेश एच पहले नंबर पे, यू उत्तराखंड दूसरे नंबर पे, जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पे। प्रोजेक्ट आगे देखते हैं। अगला मुद्दा हमारा है वो है ताप विद्युत। ताप विद्युत में हमें पता है कि टरबाइन को घुमाने का काम स्टीम करती है, और स्टीम बनाने का काम हम कोयला, गैस और लिग्नाइट से करते हैं। भारत की जो स्थापित क्षमता है उसमें सबसे, ये सीजीएल आपको मिल गया होगा, सीजीएल का मतलब पहले कोयला, फिर गैस बेस और फिर लिग्नाइट बेस पावर प्लांट है। ये क्रमिक रूप से इनका क्रम है कि सबसे ज्यादा कोल बेस पावर प्लांट की क्षमता है, उससे कम गैस की है, सबसे कम लिग्नाइट वाले की है, ये ताप विद्युत वाले के अंदर है। ये हम देख चुके हैं, पहला वाला हुसैन सागर में हुआ था। मोटा मोटा हमको पता है ताप विद्युत संयंत्रों की थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी अगर 100% 446 को मानूं तो 54.5% है। आप मोटा मोटा 55% याद रखेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो निकल जाएगा ये। अगर मैं यहाँ बात करूं कि थर्मल पावर प्लांट की, तो दोस्तों अगर थर्मल पावर प्लांट हम बनाते हैं तो हमें पता है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते समझ गए होंगे, नीचे से आप ऊपर जाओगे तो महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट से CO2 निकल रही है। एमजीयू यानी महाराष्ट्र पहले नंबर पे, यानी पोटेंशियल है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात है, फिर यूपी है। अब मैं परमाणु ऊर्जा पे आऊं तो आपको पता है परमाणु ऊर्जा में नाभिकीय ईंधन का उपयोग करके स्टीम बनाई जाती है, और स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे परमाणु में तारा, ताराकन आगे मैं सारों को याद कराऊंगा तो ताराकन से ता यानी तारापुर, रा यानी रावत भाटा, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में है। हमें पता है अगर ये इंडिया का मैप है तो महाराष्ट्र यहाँ है, रावत भाटा यहाँ है। और अगर मैं यूएसए की मैप की बात करूं, नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो यूएसए नीचे है, कनाडा ऊपर है। तो आप याद रखेंगे नीचे भारत के नीचे वाले की, नॉर्थ अमेरिका के नीचे वाले यानी यूएसए ने मदद की, और भारत के ऊपर वाले यानी राजस्थान वाले की यूएसए के या नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वाले राज्य यानी कनाडा ने मदद की, ऐसे हम याद रख सकते हैं। इसके परसेंटेज को आप 1.8 याद रखेंगे। 1.8 की अगर आप डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो ये 8.1 गीगावाट हो जाता है।
8.1 गीगावाट क्षमता है, 1.8 परसेंटेज है। अगर सबसे बड़े की बात करूं पोटेंशियल, तो कुदनकुलम का है, मैं याद रखूंगा बड़ी कूद, कुदनकुलम तमिलनाडु में दोस्तों, उसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है आज की डेट में, वो 2000 मेगावाट है। 2000 मेगावाट, याद रखें गीगावाट नहीं, ऊपर वाले डेटा गीगावाट में थे, ये मेगावाट में। लेकिन अभी यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में नहीं, सॉरी हरियाणा के गोरखपुर में जो निर्माणाधीन है, ये यूपी नहीं हरियाणा है, के गोरखपुर में जो निर्माणाधीन है, उसका पोटेंशियल निर्माण के बाद में सब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो 2800 गीगावाट हो जाएगा। अब मैं जल विद्युत परियोजनाओं में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बड़े की बात करता हूं, मुख्य की बात करता हूं। पहला है नाथपा झाकरी, हमें पता है, ये देखो हम पावर प्लांट देख रहे हैं, फिर नदी देखेंगे, फिर वो कौन से राज्य में, फिर उसकी क्या विशेषता है। ये हो गया नाथपा झाकरी, मैं इसको याद रखूंगा नथ सत, मैं इसको याद रखूंगा नथ सत, यानी नथ सत, ये सतलज नदी पर है। टिहरी, और देखते हो हमारी भाभी जो घर में रहती है थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी रहती है, तो कोई भी चीज कह दो तुरंत भिड़ंत हो जाती है, सिर्फ मजाक की बात थी। तो टिहरी यानी टेढ़ी भाभी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, कॉन्फ्लुएंस पे है। सरदार सरोवर सरदार जी, आपको पता है नर्मदा नदी, आप समझ गए होंगे, कोयना नदी पर है। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट है। नथपा झाकरी, मैं याद रखता था नथ अंडरग्राउंड जाएगी, नथ अंडरग्राउंड जाएगी, यानी नाथपा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है। कोयना प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा है। ये नाथपा झाकरी, ये टिहरी, ये सरदार सरोवर और ये कोयना, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सरदार सरोवर में एक बात याद रखें, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। कौन सा बांध है? कंक्रीट डैम है। अब मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को उनके उसको याद करूंगा, और दोस्तों इसको याद करने के लिए आप इस तरह से याद रखेंगे कि ये लगभग, मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा हूं, पहले भारत के उत्तरी राज्य करूंगा, फिर दक्षिण की तरफ कावेरी पे आ जाऊंगा, सिंधु से शुरू करूंगा और कावेरी पे आ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने देखा सिंधु को मैं इंडस लिख सकता हूं, इंडस में मैंने लिखा एनडीसी, एन यानी नीमो बाजगो, एम यानी नीमो बाजगो, डी यानी डोमखर, सी यानी चुटक, ये तीनों सिंधु नदी पर। और हमें पता है सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख से होकर बहती है, तो ये लद्दाख में ही होंगे। अगर मैं झेलम और किशनगंगा पे देखूं, तो मैंने याद रखा तुझे किशन मिलेगा, टी यानी तुलबुल, यू यानी उरु, किशन यानी किशनगंगा, जो झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर है। यहां भी ध्यान रखें, चुटक परियोजना सिंधु नदी पर नहीं बल्कि इसकी सहायक नदी सुरू पर है। ठीक, तो किशनगंगा पर है। मैं देखूं जे से झेलम, के से किशनगंगा, तो ये जे के यानी जम्मू कश्मीर में। नीचे आते जाओ राज्यों में, फिर मैंने देखा ये हो गया सब ऊंचे, सलाल बगलिहार दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, चे यानी चेनाब नदी पर है। आगे पे मैं गया तो मैंने देखा चाचे रणजीत, चा यानी चामेरा। अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूं, चामेरा रावी पर है, चाचे चे चेन्नानी परियोजना है जो तवी नदी पर है। और रणजीत सिंह आपको पता है पंजाब के शासक थे, तो आप समझ गए होंगे रणजीत बांध कहां पे होगा, पंजाब में होगा। और अगर मैं व्यास नदी पर आऊं, तो आपको पता है पापे और प्रताप से, महाराणा प्रताप से हमें बहुत आस थी, तो मैं याद रखूंगा पापे प्रताप से आस व्यास में है। तो पा यानी पार्वती, पे यानी पोंग, पापो प्रताप यानी महाराणा प्रताप व्यास नदी पर। और हमें पता नीचे आएंगे तो वो हिमाचल प्रदेश है। भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी थोड़ी देर पहले किया, नथ सत सतलज नदी पर है। टनकपुर शारदा नदी पर है। रिहंद आपको पता है सोन नदी की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है। नीचे की तरफ आओ तो रिहंद होगा, तो यूपी में होगा। और वहीं अगर आपने बांध बना दिया तो पीछे पानी रुक जाएगा, तो जिसकी वजह से जो रिजर्वायर बना, जलाशय बना, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, इसकी विशेषता ये है, ये सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम झील है। तो मैं याद रखूंगा गोविंद वल्लभ पंत रिहंद, क्योंकि दोस्तों एक गोविंद सागर भी मिलता है, वो सतलज नदी पर है, लेकिन वल्लभ पंत रिहंद पर है, ये याद रखेंगे। मैं बाण सागर को बाण सागर से लिखूंगा, और स और न को पकड़ूंगा तो ये सोन नदी पर है। और हमें पता है सागर जिला मध्य प्रदेश में, ऐसे याद हो जाएगा। मैं याद रखूंगा पंचेत मैथान तिलैया, पीएमटी से डॉक्टर यानी दामोदर नदी, पी यानी पंचेत, एम यानी मैथान, टी यानी तिलैया, पता चल जाएगा। ये नीचे वाले मैंने इधर साइड में लिखे हैं, ये नर्मदा नदी पर, उसको बियोम्स याद रखेंगे। बियोम्स वाला उस क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा ओम यानी ओमकारेश्वर है, बी यानी बरगी, आई यानी इंदिरा सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर शुरू के 4 एमपी में है। और सरदार आपको पता है वल्लभ भाई पटेल मध्य प्रदेश में है। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। ये भारत की नदियां मैंने इसलिए लगाई गई है, आपके यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये झेलम गई है, इंडस लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे झेलम मिल गया, यहाँ देखेंगे चिनाब मिल गया, रावी मिल गया, व्यास मिल गया, सतलज मिल गया। नीचे आएंगे सोन, उसकी सहायक नदी रिहंद आपको मिल जाएगी। फिर हम इधर आएंगे तो हमें ये दामोदर मिल जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे कावेरी हमें मिलेगी। तो इन मैप से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब मैं इधर आऊं उकाई को मैं ऐसे याद रखता था, जैसे अपन ताप देते हैं, किसी को भी आप टेम्परेचर दे दो, उकसा दो, तो ताप देने से उकाड़ मारेगा, यानी उकाई परियोजना, और वो गुजरात में ही होगी। हीराकुड बचपन से याद रखते हैं, वो महानदी पर है। और ये सबसे बड़ी बात है, भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर मैं यहाँ की बात करूं गोदावरी, नीचे आ जाऊं तो आप गोदावरी कृष्णा कावेरी आएगी। गोदावरी में
आप देखो अगर किसी की गोद में बच्चा आ गया तो आपको पता है मारवाड़ी में उसे जापा बोलते हैं। जापा मतलब कोई जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, जापो यानी जायकावाड़ी। और पोचमपाल हमें पता है गोदावरी नासिक से निकलती है, पहले महाराष्ट्र में बहेगी, फिर कहाँ आएगी आंध्र प्रदेश में। तो जायकावाड़ी कहाँ है महाराष्ट्र में, और पोचमपात कहाँ है आंध्र प्रदेश में। अगर मैं ये निजाम सागर को उल्टा पढ़ूं तो फील आ रही है मजरा, मजरा, ये मजरा नदी पर है। बाली मेला सिलेरू नदी पर है। नीचे आ जाइए तेलंगाना और वो हो गया मचकुंड, मचकुंड नदी पर है। अब मैं कृष्णा नदी की बात करूंगा। कृष्णा खुद कह रही है, खुद समझा रही है, समझ ले बेटा मेरे को जो आज तक तूने नहीं समझा। कृष्णा एस यानी शिवाजी सागर। शिवाजी कहाँ के थे भाई, महाराष्ट्र के। एस एच को जोड़ोगे तो श्रीशैलम, एन यानी नागार्जुन, ए यानी अलमाटी, अलमाटी में ट आता है, कर्नाटक में ट आता है। तो ये चारों के चारों कृष्णा नदी पर है। और कावेरी खुद कह रही है कि आशीष सर ने नहीं, तुमने भी, कावेरी ने भी कसम खा रखी है तुम्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट याद करवाने की। तो कावेरी कसम खा ली। यानी कृष्णराज सागर, स यानी शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, और मैं यानी मैटूर बांध, ये सारे के सारे कावेरी नदी पर हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूरे होते हैं। सबसे ये मैप मैंने लगा रखे हैं। सबसे ज्यादा थर्मल पोटेंशियल कहाँ था, मैंने कहा था थर्मल पावर प्लांट से नीचे से निकलेगा तो एमजीयू, ऊपर की तरफ जाओगे तो महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी। ये मैप आप लोगों के लिए लगा हुआ है। आगे ताप विद्युत संयंत्र देखें तो आप याद रखेंगे दादरी रिहंद। दादरी रिहंद थोड़ी देर पहले भी नाम आया था। दादरी रिहंद कहाँ है, यूपी में। विंध्याचल शासन कहाँ है, एमपी में। दादरी रिहंद, विंध्याचल शासन। यहाँ याद रखेंगे मुंद्रा इकाई सिक्का, मुंद्रा इकाई सिक्का, ये गुजरात में है। नीचे आऊंगा तो यहाँ देखूंगा छत्तीसगढ़ में सिपत, 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 तैसे पकड़ूंगा तलचर, और इधर भी तैसे पकड़ूंगा तिरोंदा, यानी छत्तीसगढ़ के इधर भी तैसे तलचर, इधर भी तैसे तिरोंदा और चंद्रपुर। ऐसे करेंगे तो ये ताप विद्युत संयंत्र भारत के प्रोमिनेंट भी आपके पूरे हो जाएंगे। फिर आगे चलते तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उनको मैं इस तरह से याद रखूंगा। भारत में 8 केंद्रों पर, भारत में 8 केंद्रों पर 23 रिएक्टर है। ये 8 केंद्र ये रे नाम ताराकन के का, ता यानी तारापुर, रा यानी रावत भाटा दूसरे नंबर पे, का यानी कलपक्कम, न यानी नरोरा, के यानी केगा, का यानी काकरापार, कु यानी कुदनकुलम, जे यानी जेतपुर। अब इसमें हम 3 चीज याद रखेंगे। पहला का याद रखेंगे काकरापार, ये 23वां रिएक्टर था, क्योंकि 23 लग गए तो हमें 23वां पता होना चाहिए। फिर मैं याद रखूंगा कुदनकुलम, बड़ी कूद लगा दूंगा, बड़ी कूद लगा दूंगा, यानी भारत का अब तक का सबसे बड़ा है, लेकिन गोरखपुर बनने के बाद वो बड़ा हो जाएगा। यहां तक की बात समझ गए होंगे। कुदनकुलम हो गया, काकरापार हो गया, अब बचा कलपक्कम। कलपक्कम में मैं एक चीज याद रखूंगा, कल पक्के होंगे हम। क्या याद रखूंगा, कल पक्के होंगे हम। क्योंकि पक्के हम क्यों गए, क्योंकि हमने स्वदेशी इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट, स्वदेशी उपकरणों का यूज कर लिया। यहां तक करोगे बात समझ में आ जाएगी। अब वो तो अब तक हो चुके वो है, अब आगे अनुमोदित भावी परियोजना भी है, इसको आप याद रखोगे। एमबीसी को हक, इसको क्या याद रखोगे, एमबीसी को हक। यहां से चलो एम यानी मीठी बिरदी, और यहां से चलेंगे तो बी, ये वाला भी पकड़ लोगे। एमबीबीएस, आप एमबीसी एमबीबीएस भी कर सकते हो। बी यानी बांसवाड़ा, बी यानी भीमपुर, सी यानी चुटका, एम यानी एम एम मीठी बिरदी, बी यानी भीमपुर, सी यानी चुटका, और को यानी कोवाड़ा। ये मिल गया होगा। हक, हक यानी हरिपुर। यहां तक करोगे तो बात समझ में आ जाएगा। आपको माही बांसवाड़ा याद रखना है। ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। यहां तक बात समझ गए। भावी परियोजनाएं थी वो भी आप ध्यान रखें। अब मैं चलूंगा, अब मैं परंपरागत के बाद में चलूंगा नवीकरणीय पे। अब किस पे चलूंगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगर भारत में पूरी 100% स्थापित क्षमता है तो इसमें 44% मोटा मोटा याद रखेंगे हिस्सा किसका, नवीकरणीय ऊर्जा का है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नवीकरणीय ऊर्जा में जल ऊर्जा आती है, सौर आती है, पवन आती है, बायोमास, वो ऊर्जाएं आती है जिनको मानव इतिहास के दौरान आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं। अब मैं याद रखूंगा नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष राज्य क्या है, उसको मैं याद रख सकता हूं। आपको पता है वर्ष 2000 के बाद में गुजरात एक अलग ही प्रकार का नया गुजरात नजर आता है, तो मैं इसको याद रखेगा। रिन्यू, न्यू हो गया गुजरात। गुजरात यानी गुजरात पहले नंबर पर है। रा यानी राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तय यानी तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। गुजरात पहले नंबर पर है। गुजरात राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तय तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। और चौथे पे कर्नाटक हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य हमने 2 बार सेट किए। पहला पेरिस सम्मेलन में हमने बताया आईएनडीसी जब दिया था, ये क्या है विस्तृत कक्षाएं आप देख सकते हैं। दूसरा हमने ग्लासगो में बताया 2021 में, खुद मोदी साहब गए तब बताया। पेरिस में हमने बताया कि 2022 तक का हमने लक्ष्य रखा था। 2015 में ही हमने बोल दिया कि हम 2022 तक 175 गीगावाट पैदा करेंगे। लेकिन ग्लासगो में जब 2021 में गए तो हमने कहा कि हम 2030 तक 500 गीगावाट पैदा करेंगे। इसमें सबके हिस्से भी बताए। 175 वाला था तब सौर ऊर्जा 100 गीगावाट थी, पवन ऊर्जा 60 थी, बायोमास 10 गीगावाट थी, और स्मॉल हाइड्रो लघु जल विद्युत परियोजनाएं 5 गीगावाट थी। बाद में जब हमने कहा ग्लासगो में 500 किया तो ये सौर ऊर्जा 280 हो गई, पवन ऊर्जा 101 गीगावाट हो गई लगभग, और बायोमास 20 गीगावाट हो गई। ये टारगेट आप ध्यान रखें कैसे चेंज हुआ है। अब हम गैर परंपरागत पर आ जाते हैं। गैर परंपरागत को हम 5 तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है या बायोमास है।
फिर मैं देखूंगा संभावित क्षमता किसकी है, ये कैलकुलेट कौन करता है, ये लिखा हुआ मोनारी कैलकुलेट करता है। फिर संभावित क्षमता देखूंगा और फिर मैं देखूंगा कि ये हमने टारगेट अभी बनाए थे, पेरिस में क्या बनाया, ग्लासगो में क्या बनाया। फिर मैं देखूंगा कि जो पूरी स्थापित क्षमता आज वर्तमान में है जून 2024 तक, उसमें ये कितना ये तो हमारा संभावित और लक्ष्य है, हम कितना प्राप्त कर चुके वो देखेंगे, परसेंटेज में कितना प्राप्त कर चुके। और भारत का विश्व में स्थान क्या है, ये विश्व में स्थान कौन बताता है, ये बताता है दोस्तों जीईआर, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। इसकी रिपोर्ट 2024 की सबसे लास्ट और लेटेस्ट है। और डेटा, इसमें जो डेटा है वो 2023 के उत्पादन के डेटा के हिसाब से रैंक है। सौर ऊर्जा की बात करूं तो मैंने आपको बताया था भारत में सौर दिवसों की अधिकता है, 325 से ज्यादा दिन सूरज भगवान चमकते हैं, सौर विकिरण तीव्रता भी अच्छी खासी मिलती है। इसलिए भारत में 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, 5000 ट्रिलियन यूनिट बिजली का यूनिट होती है, उतनी ऊर्जा मिल जाती है। इस आधार पे मोनारी ने कैलकुलेट किया कि भारत में संभावना 748 गीगावाट की है। और भारत ने पेरिस में लक्ष्य बताया था कि क्या बताया था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट करेंगे, जिसमें से 100 गीगावाट क्या होगी, सौर ऊर्जा होगी। ग्लासगो में भारत ने कहा कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट करेंगे, जिसमें से 280 गीगावाट सौर ऊर्जा होगी। क्या हम कर पाए क्या, तो लक्ष्य हमारा क्या, ये तो हमारे लक्ष्य और संभावना थी। हम कुल स्थापित क्षमता जून तक कितनी हो गई, 446, जिसमें से कितना कर पाए आप मोटा मोटा याद रखेंगे 85 गीगावाट। अगर मैं 446 को 100% मान लूं तो 20 गीगावाट, 20% क्या है, 20% है सौर ऊर्जा। इसके हिसाब से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, पहला और दूसरा चीन और अमेरिका का है। पवन ऊर्जा की बात करूं तो दोस्तों आपको पता है विंड टरबाइन को चलाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया वायु की गति आवश्यक है। उसके लिए मिनिमम स्पीड वायु की 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ये वायु की स्पीड दाबांतर के कारण आती है। ये दाबांतर ताप में अंतर कारण होता है, क्योंकि सूर्य का प्रत्येक स्थान पर तापमान एक जैसा पृथ्वी पर नहीं मिलता है। इस दाबांतर कारण हवाएं चलती है। हवाएं तेज गति से मरुस्थलीय क्षेत्रों और तटवर्ती क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में चलती है। इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप लोगों को पता है कि ज्यादातर पवन ऊर्जा के संयंत्र मिलते हैं। यहां तक समझ गए। इसीलिए इस पवन चक्की के लिए हम 100 मीटर की हाइट पर कैलकुलेट करते हैं तो मोटा मोटा याद रखेंगे वो 300 है। 120 मीटर पे काउंट करते तो 695 है। 2022 में भारत ने लक्ष्य कितना रखा था, पेरिस वाले ने बताया 60 गीगावाट हम इससे कर लेंगे, फिर उसको बढ़ा के कितना कर दिया, मोटा मोटा 100 याद रखेंगे, इतना हो गया है। अब वर्तमान में क्या ये मिला क्या, नहीं, वर्तमान में आप इसको याद रखेंगे 46 गीगावाट है। मोटा मोटा इससे थोड़ा सा आधा कर देना, तो आधा कर दिया तो 20% है, तो कितना हो जाएगा, 10% है। और पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा में भारत का तीसरा स्थान था, पवन ऊर्जा में करेंगे पैसे पवन, पैसे पांचवा, इसमें पांचवा स्थान है। बायोमास ऊर्जा को आप देखें दोस्तों तो ये जैव पदार्थों के अपघटन से मिलती है। भारत में संभावना जो पता करी वो 42 गीगावाट है कि इतना कृषि का उत्पादन हो रहा है, इतना गन्ने का हो रहा है, कितना होगा 42 में से 28 कृषि अवशेषों को जलाने से कार्बन मिलता है और उनसे हो जाता है। इन्हें जैविक पदार्थ क्यों कहते हैं तो आपको पता है, पेड़ पौधों में जीवन को जगदीश चंद्र बसु साहब ने क्रैस्कोग्राफ से 1901 ईस्वी में सिद्ध कर दिया था, इसलिए इन्हें जैव पदार्थ कहते हैं। तो गन्ने से 14 गीगावाट और उससे 28 गीगावाट, तो टोटल संभावना 42 गीगावाट की है। 2022 में हमने कहा कि हम 10 गीगावाट इससे पैदा करेंगे। 2030 का लक्ष्य हमारा 15 से 20 गीगावाट का, मोटा मोटा 20 याद रखेंगे उसका लक्ष्य। क्या वो हुआ क्या, नहीं नहीं, वो कितना रहा 11 गीगावाट। टोटल परसेंटेज कितना है वो 2.4%। ऐसे आप बायोमास का याद रखेंगे। अब दोस्तों मैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का थोड़ा तुलना करता हूं। ये प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र ने प्रमुख प्रोजेक्ट कहां लिखे हुए हैं, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। इसको आप थोड़ा स्टाइल लगाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। कैसे याद रखूंगा, वह बड़ला, बड़ला को मैं याद रखूंगा सबसे बड़ा, बड़ला बड़ा, सबसे बड़ा रे यानी रेवा। ये अगर मैप पे आऊंगा थोड़ी देर बाद में दिखाता हूं, तो रेवा मध्य प्रदेश में, पी पावागढ़ कर्नाटक में, के कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, कमुथी ये तमिलनाडु में। दोस्तों अगर मैं पवन ऊर्जा के याद रखूं तो मैं इसको याद रख सकता हूं ट्रिक से, जैसे मैंने ब्राह्मण वंश में मुंडन करवाया, आपको पता है बच्चा होता है तो उसका मुंडन किया जाता है। मैं आशीष शर्मा, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बताने के लिए मैंने ये जाति सूचक शब्द उपयोग किया, अन्यथा मेरा इसका और कोई संदर्भ नहीं है। मेरे स्टूडेंट को सिर्फ याद करवाना है। जैसे यानी जैसलमेर राजस्थान में, मैं मांडवी गुजरात, नीचे आते जाइए, ब्राह्मणवेल और वांकुशवाड़े महाराष्ट्र में, और मुंडन से मुपंडल याद हो जाएगा। याद रखिए मुंडन ये सबसे बड़ा संयंत्र है। क्या है ये, सबसे बड़ा संयंत्र है पवन ऊर्जा का। अगर मैं सौर ऊर्जा की बात करूं तो अब मैं स्थापित क्षमता और संभावित क्षमता पे तुलना करूंगा, तो यहां मैं देख सकता हूं ये मैप आपके लिए लगाए हुए हैं। आगे मैं स्थापित और संभावित का आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, वो दिखाता हूं। सौर ऊर्जा के मुख्य प्रोजेक्ट जो मैंने किए थे, भड़ला, भरे, पी यानी पावागढ़, का यानी कर्नूल, कमुट्ठी ये हो गया। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट देखूं, फ्लोटिंग क्योंकि आपको पता है उस पर भी, तो वो दोस्तों ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया हुआ है। ये रहा ओमकारेश्वर, ये सबसे बड़ा है, ये फ्लोटिंग है। यहां तक समझ गए होंगे। पवन ऊर्जा में देखता हूं तो पवन ऊर्जा में दोस्तों मैंने कहा था जैसे यानी जैसलमेर,
प्रमुख केंद्र देख रहा हूँ मैंने, मांडवी मैन है, ब्राह्मण वंश में मुंडन करवाया, यहाँ तक समझ गए होंगे। और ये तटीय क्षेत्रों में ज्यादा क्यों लगाए जाते हैं पवन ऊर्जा के संयंत्र? मैंने कहा तटीय क्षेत्रों में हवाएं तेज चलती है, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब मैं क्षमता की बात करता हूँ। एक तरफ बात करूंगा पवन ऊर्जा की और दूसरी तरफ बात करूंगा ये सौर ऊर्जा की। सो दो आधारों पर देखते हैं कि स्थापित देखते हैं और दूसरा संभावित देखते हैं। हमें पता है इसके संभावित 748 गीगावाट है, लेकिन वास्तव में कितना हो पाया है? 85 गीगावाट। अगर मैं संभावना में देखूं तो मैं इसको स्टाइल से याद रखूंगा, सौर रै को लंबा ले जाऊंगा और नीचे की तरफ जी के पे आ जाऊंगा। सोलह जी के, मारवाड़ी में सोलह का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा कर लो जीके को। अगर जीके को इकट्ठा कर लोगे तो आरएएस या आईएएस बन जाओगे। आरएएस और आईएएस बन जाओगे तो महान राजा, राजा महान बन जाओगे। रा यानी राजस्थान, जय यानी जम्मू, मैं यानी महाराज। पहले स्थापित की ट्रिक है, बाद में संभावित की ट्रिक है। ऐसे आप करोगे तो चल जाएगा काम। फिर पवन ऊर्जा पे आओगे तो मैं इसको याद करूंगा, पवन पुत्र घटक गए। घटक यानी गए यानी गुजरात, जी टी यानी तमिलनाडु, का यानी कर्नाटक। पहले स्थापित की ट्रिक है, फिर संभावित की ट्रिक। संभावित में यहाँ वही है जो सौर ऊर्जा में स्थापित में था, इधर संभावित में वो है जो सौर ऊर्जा में स्थापित में था। ऐसे आप करोगे तो ये याद हो जाएगा। अब मैं आता हूं बायोमास ऊर्जा पे। अगर आप बायोमास ऊर्जा देखें तो आपको देख पता चली गया था किससे बनता था? कृषि अवशेष और गन्ने के बेगास से। बायोमास ऊर्जा अगर आप बनाओगे तो दोस्तों आपको पता है कि उससे प्रदूषण नहीं होगा, तो आप प्रदूषण से मुक्त हो जाओगे। एम यानी महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, यू यानी यूपी दूसरे नंबर पर है, केटी यानी कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। अब इसके स्रोत देखूंगा तो आप लोगों को यह सवाल 2013 और 16 के प्रीलिम्स में भी आरएस में पूछा गया था। इसके स्रोत जट्रोफा पोंगामिया, जट्रोफा पोंगामिया करंज, जट्रोफा पोंगामिया करंज और गन्ना है, जट्रोफा पोंगामिया करंज और गन्ना है, ये इसके स्रोत मिल जाएंगे। और फिर मैं देखता हूं दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। भू यानी पृथ्वी के तापमान से ऊर्जा बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता होगी। ये क्रस्ट और मेंटल और कोर होते हैं। क्रस्ट के मेंटल के ऊपरी भाग को आपको पता है दुर्बलता मंडल कहते हैं। उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनका लगातार विखंडन होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे संवहनी तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही ये संवहनी तरंगे होती है जैसे भगोनी में चाय बनाते टाइम हम देखते हैं। उन संवहनी तरंगों के कारण पृथ्वी की चट्टानों में उपस्थित पानी गर्म होकर के इस तरह से ये जो नजर आ रहा है भाप, भाप की तरह बन जाता है। उससे उससे टरबाइन चलाकर उस भाप से ऊर्जा पैदा की जाती है। भारत में कौन कौन से हैं? यहाँ आपको नजर आ रहा होगा पीसीएमटी, भारत का पहला और इंपोर्टेंट है जो पूगा घाटी है, पूगा लद्दाख में है। नीचे आता हूं तो चुमथांग, पूगा चुमथांग, पी यानी पूगा, सी यानी चुमथांग, एम यानी मणिकरण, टी यानी तपोवन। ऐसे में चार याद रखूंगा। तपोवन उत्तराखंड में है, यहां तक याद रखेंगे। फिर ये हो गया आर एस टी, आर यानी राजगीर बिहार में। उसके नीचे झारखंड में सूरज कुंड है। उसके नीचे आता हूं तो ताता पानी छत्तीसगढ़ में, ताता छत्तीस, चाता छत्तीस, चाता छत्तीस, ऐसे याद रखेंगे। फिर आते हैं तो के यानी खम्मम तेलंगाना में, और खंबात यहाँ है, और सोहना सोहना यह हरियाणा में है दोस्तों, ये याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा में ज्वार भाटे से ये किया जाता है दोस्तों। ये ज्वार आपको पता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है। चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार आता है तो पानी ऊपर उठता है। यहां नजर आ गया होगा पानी पे, ये आप लोगों को पता है खाड़ी होती है। खाड़ी के तीन तरफ जमीन होती है। तो यहाँ आप लोग अगर गेट बना दोगे तो पानी रुक जाएगा। ये गेट नजर आ रहे होंगे, यहाँ पानी रुक गया तो नीचे से टरबाइन घूमना चालू, टरबाइन घूम गया तो ऊर्जा पैदा हो जाएगी। तो हाइड्रोलिक टरबाइन चला को एनर्जी पैदा कर लेंगे। इसका पोटेंशियल कितना है? 12.5। ओवरऑल अभी तक बात करूं तो जल विद्युत का हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कितना था? 148। याद रखेंगे। सौर में क्या होगा? एक को हटा दूंगा, स से सौर, स से सात, क्या कर लूंगा? स से सौर, स से सात, तो सात आगे ले आऊंगा। फिर 48 हटा दूंगा, 700 के लगभग विंड एनर्जी का रह जाएगा 120 मीटर पे। बायोमास, बायो 42, और ज्वारीय ऊर्जा की 12.5 है। आप बताओ भारत में खाड़ियां कहां कहां है? ये हो गया कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। आपको पता है पहले कै आता है, फिर ख आता है तो कै ख, फिर पीएम, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और हुगली। यहाँ ज्वारीय ऊर्जा भारत में आप लोगों को मिलेगी। आगे चलता हूं तो अगला है ओटेक। ओटेक को बोलते हैं ओ ओशियन, टी थर्मल, ई एनर्जी कन्वर्टर। आपको पता है समुद्र की दो सतहों के बीच में तापमान में अंतर होता है, T1 हमेशा ज्यादा होता है। इस तापांतर का यूज करके टेक्नोलॉजी की सहायता से ऊर्जा पैदा की जाती है। तो बताओ भारत में समुद्र पे ऊर्जा पैदा करनी है तो द्वीपों पर ही होगी। वो एक लक्षद्वीप होगा, दूसरा अंडमान निकोबार होगा, और जो लास्ट में हुआ है समुद्री तरंग। दोस्तों समुद्री तरंग से ऊर्जा जो पैदा की जाती है वो मैं 10 बार इसको याद रखूंगा इस तरह से। समुद्री तरंग विजिंगम, समुद्री तरंग विजिंगम, समुद्री तरंग विजिंगम, ये केरल में। इस तरह हमारा पूरा ऊर्जा का चैप्टर खत्म होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपका ये 28 मिनट में पूरा रिकॉल और रिवाइज हो जाएगा। और फाइनली मैं आपको ये कहूंगा दोस्तों, इन वीडियोस को, अपनी क्लासेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ने वाले व्यक्ति तक शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो और मेरा मोटिवेशन और एनर्जी भी बनी रहे। इसी तरीके से मैं आपके लिए 15 से 20 मिनट, बड़ा टॉपिक होगा तो 25 मिनट में पूरा रिकॉल करने की कोशिश करूंगा, और हम अधिकतम से अधिकतम चीजों को ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।